नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर और आप देख रहे हैं बीवीएम का खबर 24। चलिए रुक करते खबरों की और बल्लभगढ़ के अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर हरिविहार में इन दिनों लोग सीनियर डॉक्टर की लापरवाही के चलते बेहद ही परेशान हैं। दरअसल आपको बता दें कि अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सीनियर डॉक्टर समय पर पहुंचना तो दूर कई दिन डिस्पेंसरी में भी नहीं आते, जिसके चलते यहाँ इलाज कराने आई महिलाओं का कहना है कि ना तो उनका यहाँ पर सही तरीके से जांच होती है और ना ही इलाज हो पाता है। कुछ लोगों का तो यहाँ भी ये तक भी कहना है कि उन्होंने डॉक्टर को पिछले 3 से 4 महीने से नहीं देखा है। इससे साफ जाहिर है कि सीनियर डॉक्टर घर बैठे ही सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं। वैसे तो हरियाणा सरकार ने आम लोगों की सुख सुविधा के लिए जगह जगह पर उप स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं ताकि लोगों को बेहतर इलाज के लिए दूर ना जाना पड़े। साथ ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हरियाणा सरकार हर साल लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह भी बहाती है, परंतु कई स्वास्थ्य केंद्रों के में तो हालात इस कदर बने हुए हैं जहां ना तो स्टाफ समय पर पहुंचता है और ना ही सीनियर डॉक्टर। ऐसा ही एक मामला सामने आया है बल्लभगढ़ के हरिविहार अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेक्टर से, जहां पर पिछले कई महीनों से डॉक्टर साहब सेंटर पर नहीं आते, जिसके चलते वहां इलाज कराने वाले लोगों को बेहतर इलाज नहीं मिल पाता। ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये कह रही है वहां की जनता। हरिविहार की जनता स्वास्थ्य केंद्र में अपना इलाज कराने के लिए आती है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर इलाज सही से नहीं हो पाता क्योंकि डॉक्टर साहब के दर्शन ही नहीं हो पाते। कई महीने तक डॉक्टर साहब नजर ही नहीं आते। डॉक्टर साहब इतना ही नहीं, लोगों ने यहाँ तक भी बताया कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की जांच नहीं होती, सिर्फ हल्की फुल्की बीमारियों की दवा मिल जाती है, जिसमें आधे से ज़्यादा दवा तो बाहर से लिख दी जाती है। ऐसे में साफ जाहिर है कि किस तरह से सरकार का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। इसी टाइम हमें 10 बजे को टाइम दे रखा है और 10 बजे नहीं मिले, और कभी कभार हमें ये दवाई दे देते हैं, चले जाते हैं, ले जाते हैं, बस ये। डॉक्टर साहब कभी नहीं मिले आप लोगों को? ना, कितनी देर हो गई आपको बैठे हुए? अभी आए हम तो अभी आज आए हो तो आप? हाँ। पता हो ना, जैसे दवा गोली फोली दे दे चले जाएं, कहा करें। 8 बजे के आए। आपको दवाइयाँ ऐसे दे दी जाती है बिगर टेस्ट के? हाँ, दे दे चले जाएं, बस ये बहुत बीमार है, बस ये दिखाने कितने आए। दिन से आए हो आप यहाँ? ये हमें तो कई साल है यहाँ में थे। क्या डॉक्टर मिले कभी? देखा आपने बड़े डॉक्टर को कभी यहाँ? बड़े डॉक्टर हमें तो साल 1.5 साल है जब से मिले ही ना। नहीं मिले? ना। आपने पूछा स्टाफ से कभी कि डॉक्टर साहब क्यों नहीं आते? बोल देते कि आज बोल देते कि टाइम लगेगा, आएंगी, टाइम लगेगा। एक दो घंटे 3 घंटे बैठ के चले जाते हैं, फिर क्या करें, नहीं आते। इनका समय तो 9 बजे से 3 बजे तक का है, फिर उसके बीच में भी नहीं आते कभी? नहीं, हमने कभी नहीं देखा। 11 बजे जाते। देखिए, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर हरिविहार जो है, जो हमारे एक्चुअल में जिनका मैं एसएम हूँ, वो हमारे अंडर ही आता है। उसमें हमारे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर कुलदीप नागर, वहाँ पे पोस्टेड हैं, एज ए मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड हैं। तो उनकी मुझे पता लगा कि इसके बारे में कि जो बातें आई मेरे पास सामने, तो उनको मैंने सुना भी था कि मतलब ये कि टाइम पे नहीं आते हैं, जबकि हमारा टाइम आने का टाइम 9 बजे का है और जाने का टाइम 3 बजे का है। 10 बजे तक या 11 बजे तक, 12 बजे तक भी नहीं आते हैं। कई बार तो मैंने सुना कि नहीं भी आते। तो उसके बारे में मैंने उनसे पर्सनली बात भी की है और उनको मौखिक मैंने चेतावनी भी दी है इसके बारे में, और उनको ये भी मैंने कहा था कि अगर आगे से ऐसी कोई कार्रवाई की हुई तो उसके बारे में हम लिखित कार्रवाई भी कर सकते हैं। पहले भी आपको शिकायत दी जा चुकी है मीडिया के माध्यम से, बावजूद तो आपने वर्बली उन्हें इंस्ट्रक्शन दे दी है, आपने बाकायदा उन्हें चेताया भी था, फिर भी सुधार नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, ये मामला आज फिर मेरे सामने आया है। इससे पहले भी एक बार मामला मेरे सामने आया था। ये है कि अब हम जो है, क्योंकि इतनी मौखिक चेतावनी देने के बावजूद भी और बार कहने के बावजूद भी अगर वो उसमें सुधार नहीं है, तो हम ये इसमें भी है कि अब हमारे पास लिखित कार्रवाई के अलावा और कोई सॉल्यूशन है। तो हम यही करेंगे कि मतलब कि उनको जो भी अब मौखिक चेतावनी ना देकर बल्कि एक लिखित कार्रवाई उनके अगेंस्ट की जाए। अगली खबर की और लंबे समय तक सरसों के तेल के भाव में जबरदस्त उछाल रहा था, लेकिन अब ये शांत हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से निरंतर इसका भाव नीचे आ रहा है। सरसों के तेल कम होने का प्रमुख कारण सरसों के भाव में कमी और तेल की मांग में नरमी आना है। वहीं व्यापारी और ग्राहक को इससे काफी फायदा है। उनका कहना है कि सरकार लगातार राहत दे रही है। वहीं कुछ दुकानदारों का कहना है कि देश में पिछले कुछ समय से सरसों के दाम भी कम हुए हैं। एक बार 8,000 रुपये क्विंटल को पार कर चुका था सरसों का रेट, जो कि अब 6,000 से 6,500 रुपये के दायरे में चल रहा है। उत्तर भारत में सरसों तेल की खपत ज़्यादा होती है। वहीं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात में सूरजमुखी, सोयाबीन, बिनौला, मूंगफली जैसे अन्य तेलों की अधिक खपत है। भावों में बेतहाशा बढ़ोतरी होने से भी सरसों के तेल की मांग कम हुई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
अब गिरावट देखी जा रही है, वहीं ग्राहकों को सरसों के तेल के भाव में गिरावट से खुशी है। अब उनकी रसोई का बजट नहीं बिगड़ेगा। वहीं सरसों के तेल खरीदने वाले प्रवीण सचदेवा की माने तो ये तो सरकार का सराहनीय कदम है। पिछले 2 सालों से महंगाई का बुरा हाल था। पहले सरसों का तेल 200 रुपये लीटर खरीदा किया करते थे, जो अब 145 रुपये लीटर का हमने खरीदा है। जो रुपए हमें इससे बचत हुए हैं वो किसी काम में लग सकते हैं। आगे हम सरकार से उम्मीद लगाते हैं कि इससे भी ज़्यादा हमें महंगाई से राहत मिले। एक राहत भरा कदम है ये, गरीब जनता और मिडिल फैमिली के लिए राहत की खबर है कि रोज़ सरसों के तेल पे रेट कम हो रहे हैं। और ये सरकार की जो नीति है इससे आम पब्लिक को काफ़ी, गृहिणियों को और जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं सबको काफ़ी रिलैक्स है इससे। और जो ये तेलों में गिरावट है, अभी उम्मीद है आगे भी इस तरह की गिरावट जारी रहेगी। अप्रॉक्सीमेट लगभग 40 रुपये के करीब 1 लीटर तेल पे कम हो चुके हैं। पहले कितने के बेचे थे? पहले 180-170 रुपये की बोतल बिकती थी, जो अब 140 रुपये बोतल जा रही है। इससे काफ़ी गिरावट है तेल में। और ये सभी तेलों में गिरावट है, रिफाइंडों में भी रेट कम हुआ। 2 साल से महंगाई का बहुत बुरा हाल था, जिनसे लोगों को अब तेल ही मेन चीज़ है। क्योंकि कहीं पे बाहर भी कुछ खाने जाओ, घर का बजट बिगड़ा हुआ था, कुछ भी खाने जाओ, कुछ भी लेने जाओ, सब यही कहते थे तेल के दाम बढ़ गए हैं तो हम क्या करें। तेल महंगा होने से सब चीज़ महंगी हो गई थी। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। सरसों का तेल क्या रेट खरीदा? ये भैया ये हम 200 रुपये लीटर ले रहे थे, जो आज इन्होंने 1 लीटर की बोतल 145 रुपये की दी है। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। 60 रुपये, उस 60 रुपये को हम और किसी काम में यूज़ कर सकते हैं। आगे उम्मीद है कि सरकार इस विषय पे और ज़्यादा ध्यान देगी, जिससे लोगों को। सरसों का तेल भाई साहब ये लगा लीजिए आप, मई जून के अंदर जो 190-95 रुपये लीटर की पोजीशन बन गई थी, वो आज की डेट में 145-50 रुपये लीटर, 50 रुपये लीटर घटाया। सरकार ने भी पूरा हस्तक्षेप दिया है। लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ से। तो क्या कारण जो रेट घटाई है इसकी, किस तरह? सर बड़े भी इसी तरीके से थे। अब एक तो सप्लाई बढ़ी है, इतने ऊंचे रेटों में लोगों की डिमांड भी घटी थी, तो गरीब आदमी को जो अपना क्या होता है रोजी रोटी चलाता है उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस चीज़। चलिए खबरों में बात करेंगे बुलडोजर बाबा के बाद हंटर बाबा की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। और उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर बाहुबली बाबा बुलडोजर के नाम से काम चाहते हैं। बता दें कि अवैध तरीके से कमाई गई संपत्तियों पर बाबा बुलडोजर का पीला पंजा लगातार चल रहा है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश से लगते हरियाणा में भी हिस्ट्री शीटर बाहुबली और उनके गुर्गों की खैर नहीं। हरियाणा में भी बाबा योगी आदित्यनाथ की तरह ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हंटर चल चुका है, जिसकी शुरुआत दिल्ली से सटे फैजाबाद से की गई है, जहां पर हरियाणा के 5 लाख इनामी बदमाश और हिस्ट्री शीटर रह चुके मनोज मागरिया के गुर्गे जावेद के द्वारा किए गए बड़कल के जमाई कॉलोनी में अवैध अतिक्रमण को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम की टीम ने ध्वस्त कर दिया। पुलिस के मुताबिक मनोज के गुर्गे जावेद पर फैजाबाद में दर्जनों मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक ये अभियान पूरे हरियाणा में चलाया जा रहा है। किसी भी हिस्ट्री शीटर और उसके गुर्गे को नहीं बख्शा जाएगा जिसने भी अवैध तरीके से संपत्ति इकट्ठी की है। वहीं बड़ी बात तो ये है कि तोड़फोड़ के तुरंत बाद मनोज मागरिया का गुर्गा जावेद तोड़फोड़ किए गए स्थान पर पहुंचा था, जो मीडिया के कैमरे पर तो नहीं बोला, लेकिन उसे मीडिया के कैमरे ने तस्वीरों में कैद कर लिया। तस्वीरें फैजाबाद के बड़कल स्थित जमाई कॉलोनी की है, जहां पर मनोज मागरिया के गुर्गे जावेद के अवैध अतिक्रमण पर नगर निगम ने भारी पुलिस बल के साथ तोड़फोड़ की। पुत्र फतेहली निवासी गांव बड़कल थाना सूरजकुंड के खिलाफ जान से मारने, अवैध हथियार रखने और लाठी डंडे इत्यादि से लैस होकर हमला करने के 11 मुकदमे दर्ज हैं, जो न्यायालय में विचाराधीन है। गौरतलब है कि सेंट्रल जेल अंबाला में बंद गैंगस्टर मनोज मागरिया कुख्यात बदमाश है, जिसके खिलाफ फैजाबाद में संगीन धाराओं के अंतर्गत हत्या, हत्या के प्रयास, अवैध हथियार व गैंग बनाकर हथियारों से लैस होकर मारपीट इत्यादि के 17 मुकदमे दर्ज हैं।
गैंगस्टर मनोज मांगरिया पर 5 लाख का इनाम था, जिसे फरीदाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा साल 2021 में गिरफ्तार किया गया था। फरीदाबाद पुलिस द्वारा अवैध नशे के कारोबार व आपराधिक गतिविधि में संलिप्त रहकर अवैध रूप से अर्जित संपत्ति से बनाए गए दुकान, मकान इत्यादि को चिन्हित किया जा रहा है। तो जब हमारे पहाड़ को पैसा मिलेगा, कुछ मुआवजा मिलेगा, जब भी तो हम यहाँ से हटेंगे जी। लेकिन आपको यहाँ से तोड़फोड़ करने से पहले कोई नोटिस दिया गया था क्या? हमारे पे कोई नोटिस नहीं आया भाई, कोई नोटिस नहीं आया। हमारे तो यहाँ औरन के तो दुकान पे छप रहे हैं, हमारे तो यहाँ दुकान पे एक भी नहीं छिप रहा। तो कितने लोगों की तोड़फोड़ की गई है? हमारे 2 लोगों की करी है बस। जावेद की हमारी। जावेद कौन है? जावेद हमारे जावेद ये भतीजा कौन है? जावेद इन्हीं के टारगेट करके तोड़ा गया, क्यों? यू हमारा भतीजा है, यू भी भतीजा है, हमारे जेठ का लड़का है। अच्छा, हाँ जी। तो कह रहे जावेद ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, कई नहीं कोई कब्जा नहीं कर रहा, को सब अपनी अपनी जगह पे रह रहे हैं। वो पुलिस का कहना है कि मुकदमे भी दर्ज है उनके खिलाफ। ना कोई यहाँ कोई मुकदमा ना भाई, हम तो साफ कहेंगे जो है, जो हकीकत है वो आप बता रहे हैं। इसका व्यवहार कैसा है, क्या करते हैं? अच्छा व्यवहार है हमारे, तो वाई दिन से हमारा जेठ को लड़का, वाई दिन से हम लग रहे हैं। एसीपी साहब, जम्मई कॉलोनी में तोड़फोड़ की गई है, क्या है? ये सिंपल तोड़फोड़ का मामला नहीं है। ये जो भी हमारे गैंगस्टर हैं या उनके सहयोगी हैं, जिन्होंने अपने अवैध तरीके से संपत्ति कमाई हुई है, उसके खिलाफ कार्रवाई की एक मुहिम है जो पूरे हरियाणा में चलाई जा रही है। उसी मुहिम के तहत हमने आज एक जो मनोज मांगरिया बड़ा गैंगस्टर है, उसका गुर्गा था जावेद स्नो फतेली आरो बड़खल, इसकी प्रॉपर्टी चिन्हित करके और इसके खिलाफ आज कार्रवाई की गई है। और इसकी जो भी अवैध प्रॉपर्टी थी, अवैध कमाई से बनाई हुई संपत्ति थी, प्रॉपर्टी थी, उसको आज तुड़वाया गया है। ये जो जावेद अख्तर है, हार्ट किनर है, ये है कौन और क्या है? ये अपने आप को बाहुबली बताएं। ये मनोज मांगरिया गैंग का ही एक गुर्गा है, जिसने लोगों से डरा धमका के और मारपीट करके अवैध संपत्ति पे कब्जा करके और एक अवैध संपत्ति कमाई है। जावेद पे कितने मुकदमे हैं और कौन कौन से मुकदमे हैं? जावेद पे टोटल 11 मुकदमे दर्ज हैं फरीदाबाद में, जिनमें मेनली लड़ाई झगड़ा और लोगों को डरा धमका के और अवैध ज़मीनों पे कब्जा करने के मुकदमे ज़्यादा दर्ज हैं। पहले बढ़ेंगे अब अगली खबर की और। फरीदाबाद में सोशल मीडिया पर एक युवक पर चाकू और ईंटों से जानलेवा हमला करने का वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि जब इस वीडियो की पड़ताल की गई तो पता चला कि वीडियो बीते 8 सितंबर का है और फरीदाबाद के लक्कड़पुर इलाके का है। वहीं पुलिस की कार्यवाही से असंतुष्ट पीड़ित के चाचा ने मीडिया के सामने आकर जानकारी देते हुए बताया कि उनके भतीजे पर चाकू और ईंटों से जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन बावजूद इसके पुलिस उन्हें 3-4 दिन तक घुमाती रही और एफआईआर नहीं दर्ज की। एफआईआर दर्ज भी नहीं की गई और ना ही एफआईआर जब दर्ज की गई उसके बाद भी उचित धाराओं के तहत केस दर्ज नहीं किया गया। वहीं पुलिस इस मामले में दोनों पक्षों में समझौता होने की बात कह रही है, जबकि घायल युवक के चाचा आज भी चाहते हैं कि उनके भतीजे को न्याय मिले और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये नज़ारा वही वीडियो है जिसमें एक युवक पर 3 युवक चाकू और ईंटों से जानलेवा हमला करते दिखाई दे रहे हैं। हमला करने के बाद उसे अधमरी हालत में छोड़कर बुलेट पर आए दोनों युवक बड़े ही आराम से निकल जाते हैं और सबसे पहले युवक से हमला करने वाला जो युवक है वो बड़े ही आराम से बिना किसी डर के पैदल ही निकल जाता है। बता दें कि घटना में युवक को काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। युवक का अभी इलाज चल रहा है। इस मामले में पीड़ित आकाश के चाचा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके भतीजे आकाश से पड़ोस के रहने वाले उसके दोस्त बंटी की कहासुनी हो गई थी। बंटी आकाश उसके भतीजे से शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था। उसने पैसे देने से इनकार किया था। फिर बंटी ने देर रात आकाश को फ़ोन कर घर से बाहर बुलाया और प्लानिंग के तहत उस पर हमला कर दिया, जिसके चलते उसके भतीजे के नाक, हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डी में काफ़ी चोटें आई हैं। उन्होंने बताया कि घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई और ना ही जब केस दर्ज किया गया तो उचित धाराओं के तहत इस मामले को दर्ज नहीं किया गया। वो चाहते हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उनके भतीजे को न्याय मिले।
वहीं जब इस वायरल वीडियो के बारे में फरीदाबाद के पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह से बात की गई तो उन्होंने इस झगड़े को नया रूप दे दिया और बताया कि गाड़ी आगे पीछे करने को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। दोनों का मेडिकल भी कराया गया था, लेकिन दोनों पक्षों में समझौता हो चुका है। वहीं दूसरी ओर इस हमले में घायल पीड़ित युवक के चाचा ने मीडिया के सामने आकर खुलासा करते हुए कहा कि झगड़ा शराब के लिए पैसे ना देने को लेकर हुआ था। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि पुलिस झगड़े को नया रूप क्यों दे रही है। शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था, जो मेरे भतीजे ने कहा कि भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है और तू नशे का आदी हो गया है, तुझे पैसे मैं नहीं दूंगा, तेरे घर वाले मुझे बार बार आके डांटते। इसी बात को लेकर उनकी कहा सुनी होगी। तो बंटी अपने काम पे चला गया, भतीजा अपने काम पे चला गया। रात को 10 सवा 10 के आसपास बंटी का फ़ोन आया मेरे भतीजे के पास कि भैया वो जो दिन में बातें हुई वो कोई बात नहीं, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और मैं एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ। तो भतीजे ने उसको समझाया कि अभी रात बहुत हो चुकी है, तू घर चला जा। लेकिन बंटी ने फिर दोबारा कॉल किया, भतीजे ने फिर उसको समझाया कि अभी ठीक नहीं है, रात का समय है, घर चला जा, कल दिन में बात कर लेंगे। बंटी की फिर तीसरी कॉल आई भतीजे के पास, तो भतीजे ने सोचा चल यार 2 मिनट इसको समझा के आ जाता हूँ। जो पहले से ही वहाँ पर बंटी ने ये रेलवे फाटक के पास से 2 पक्षों को झगड़ा हुआ था गाड़ी को आगे पीछे करने में, और इसी संबंध में उनका झगड़ा हुआ जो वीडियो वायरल हुई जो आप बता रहे हैं। इस संबंध में इंचार्ज दयालबाग चौकी द्वारा इसमें संज्ञान में लिया गया है और दोनों पक्षों के खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई है और इसमें उनका मेडिकल वगैरह कराया गया है। लेटर ऑन दोनों पक्षों ने अपना समझौता कर लिया है, जो इनकी आपसी जो कहा सुनी थी उसमें समझ। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगर आप चाप खाने के शौकीन हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि ये खबर देखने के बाद आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि क्या कोई अपनी जेब भरने के लिए आपके और आपके बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सकता है। लेकिन ये बात सच है। जी हाँ, दिल्ली से सटे फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर सोया चाप के नाम पर नकली चाप बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में बनी हुई नकली चाप सहित कई क्विंटल मैदा भी बरामद की है। फैक्ट्री में काम कर रहे नाबालिग मजदूरों को भी अपने संरक्षण में लिया गया है। इस मामले में जब फैक्ट्री के संचालक से बात की गई तो फैक्ट्री संचालक मीडिया के कैमरे से मुंह छुपाता हुआ नजर आया और कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसने कह दिया कि वो इस फैक्ट्री का मालिक ही नहीं है। फिलहाल मौके पर पहुंची सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस को दे दी है और पुलिस इस मामले में आगे की कार्यवाही में जुट चुकी है। इन तस्वीरों को देखकर आप सोया चाप से घिन करने लगेंगे। जी हाँ, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपनी जेब भरने के लालच में कुछ लोग दूसरों की जान और सेहत से खिलवाड़ करने से भी बाज नहीं आते। आप देख सकते हैं कि ये सोया चाप नहीं है, इन तस्वीरों में मैदे से भरे कट्टे नजर आ रहे हैं और जिनको ये लकड़ी पर लपेटकर सोया चाप का रूप दे रहे हैं। ये सोया चाप नहीं बल्कि मैदे से ही बनाई जा रही चाप है और इसे बाकायदा बाजार में सोया चाप के नाम से बेचा जाता था। वहीं जब सोया चाप बनाने वाले फैक्ट्री के संचालक से बात की तो उन्होंने अपना फोन कान पर लगा लिया और कैमरे पर साफ इनकार करते हुए नजर आए। जब से सवाल किया गया कैमरे से वो भागते नजर आए। इस मामले में फूड एंड सप्लाई अधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि उन्होंने यहाँ से सोया चाप के सैंपल लिए हैं और फैक्ट्री मालिक से बात की तो फैक्ट्री मालिक ने किसी भी प्रकार का कोई फूड लाइसेंस उन्हें उपलब्ध नहीं कराया। फिलहाल चाप के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही फैक्ट्री संचालक के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। वहीं इस मौके पर चाइल्ड हेल्पलाइन के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि फैक्ट्री में चाइल्ड लेबर कराने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे तो वहां से कुछ बच्चों से लेबर का काम कराया जा रहा था। इस मामले में कंपनी मालिक के खिलाफ बच्चों से लेबर एक्ट के तहत भी उचित कार्यवाही की जाएगी। वहीं इस मामले में सीएम फ्लाइंग के एसीपी राजेश चेची ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम फ्लाइंग को
ऑटोपिन इलाके में नकली सोया चाप बनाने वाली फैक्ट्री के बारे में सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए नकली सोया चाप बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में नकली सोया चाप और कच्चा माल बरामद किया गया है। इस मामले में लेवल अधिकारी, बिजली अधिकारी को भी सूचना दे दी गई है और आरोपी के खिलाफ आगे उचित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। देखिए, मैं चाइल्ड हेल्पलाइन फरीदाबाद में तैनात हूँ। रविंद्र जी, यहाँ पे छापेमारी की गई है, क्या मामला है, कौन सा विभाग है? देखिए, सीएम फ्लैंक की तरफ से हमें सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे चाप बनता है। चाप में जो अलग अलग विभागों से, डिपार्टमेंट से लोग आए हुए हैं और यहाँ पे सूचना प्राप्त हुई कि छोटे बच्चे भी काम कर रहे हैं। जैसे बच्चों से पूछताछ हुई है, काउंसलिंग कराई गई है, वह ठेकेदार के थ्रू यहाँ पे लाए गए हैं। जो बच्चे यहीं पे रहते हैं 24 घंटे और यहाँ पे सारा दिन वो काम करते हैं, चाप लपेटने का काम करते हैं। कितने बच्चे हैं? यहाँ पे 3 बच्चे हैं। कितने कितने उम्र के बच्चे होंगे? देखिए, बच्चे तो अपनी उम्र अभी बता नहीं रहे, लेकिन देखने से लग रहा है 14-15 साल के करीब के हैं सभी। क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जेज एक्ट 79 के तहत। मैं डॉक्टर सचिन शर्मा, फूड सेफ्टी ऑफिसर फरीदाबाद। सर, किस सूचना पर यहाँ छापेमारी जा रही है, क्या मिला है यहाँ पर, है क्या? आज सीएम फ्लाइंग की सूचना के आधार पर हम मुजेसर एरिया है फरीदाबाद में, यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कंपाउंड कहेंगे, इसके अंदर चाप बनाई जा रही थी, जिसके हमने यहाँ से सैंपल ले लिए। कौन सी चाप है, किससे बनाई जा रही थी आखिर में? ये मैदा चाप है, जो दुकान में इन्होंने बताया है कि मैदा चाप कह के ही बेचते हैं और इसको मैदा से बनाई जा रही थी। अच्छा, तो ये सोया चाप ना होकर मैदा चाप थी? ये मैदा चाप थी। तो क्या क्या खामियां पाई गई हैं, जैसे कि? मेरे डिपार्टमेंट के हिसाब से तो लाइसेंस नहीं है और इनके सैंपल हमने ले लिए हैं। आज सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद की टीम को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि ऑटोपिन का जो एरिया है मुजेसर थाने के एरिया में, वहाँ पे एक स्थान है जहाँ पे फर्जी सोया चाप बनाई जा रही है मैदा से, और लगभग 2 क्विंटल रोज़ाना वो सप्लाई कर रहे हैं 60 रुपये किलो के हिसाब से, जो कि सोया चाप जो है महंगी मिलती है वैसे। इस आधार पे संबंधित विभाग को लेके वहाँ कार्रवाई की गई, तो उसमें फूड एंड सप्लाई वालों को जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स हैं वो पाए गए जो कमर्शियल यूज़ करते हुए, और उसमें कुछ जो बच्चे वहाँ काम कर रहे थे उसमें से 2 या 3 हैं जो माइनर हैं, तो उसकी कार्रवाई हो रही है। बिजली विभाग वहाँ अपनी जांच कर रहा है, और उसमें फूड सेफ्टी अफसर जो डॉक्टर साहब हैं, फूड सेफ्टी अफसर जो हैं वो उन्होंने वहाँ सैंपल्स लिए हैं। चलिए खबरों में बात करेंगे अब गांव सोतई की। कहने को तो शहीद का गांव है सोतई, लेकिन दुर्दशा देखी जाए तो नरक से भी बुरी है। बल्लभगढ़ क्षेत्र का गांव अपनी गंदगी पर कुछ इस तरह से आंसू बहा रहा है कि यूँ तो अब ये गांव ग्राम पंचायत का नहीं है बल्कि नगर निगम का वार्ड बन गया है। लेकिन पहले पंचायत विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते थे और अब नगर निगम के अधिकारी आंखें मूंदे खड़े हैं। ये बल्लभगढ़ क्षेत्र का सोतई गांव है, जिसकी सड़क, गली, मोहल्लों और रास्तों पर हम गंदगी, कीचड़ देख सकते हैं। हालत ये तक है कि आम आदमी पैदल भी नहीं चल सकता। स्कूली बच्चों को जैसे तैसे पैदल परिवार के लोग स्कूल तक पहुंचाते हैं। ग्रामीणों की माने तो इसकी शिकायत वो कई बार पंचायत विभाग के अधिकारियों को कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। ग्रामीणों की माने तो अब गांव उनका नगर निगम क्षेत्र में आ गया है, फिर भी गांव और गांव में रहने वाले लोग अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। वहीं गांव की महिला कमलेश की माने तो यहाँ सड़कों पर पानी 2 साल से भरा हुआ है। इस गंदे पानी भरने से डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी का डर लगा रहता है। समस्या आप लोगों को होती है? समस्या यही हो, सब बीमार हैं, घर घर बुखार आ रही है सबके। हाँ, बीमारी है, घर घर पड़े, कभी किसी का, कभी डेंगू, कभी मलेरिया, कभी जहाँ कुछ ना कुछ बीमारी है ही लगी रहे। तो अधिकारियों से मिले आप? अधिकारी से हम गए थे उस दिन, गेट लगा के, उसका फ़ोन नंबर देखो, उसका फ़ोन नंबर देखो, वहाँ से वहाँ भेज दिए, वहाँ से वहाँ भेज दिए। फिर हमने सबकी कुंडी लगा दी। जब उनने जय आया जी 2 दिन में कर दूंगा, अभी तक तो वो जय भी ना आया। वैसे उन्होंने कहा बारह फिर ना आया कोई भी। हम तो आगे उन्होंने कहा जी 2 दिन की मोहलत दो, और 6 दिन हो गए भैया, अभी तो कुछ सुनवाई। आंटी, क्या नाम है आपका? सुरेश। क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? सभी समस्या, ना गोबर को जगह करने को, ना दूध को, जहाँ सब कोई समस्या है। कितने दिनों से यहाँ पर गंदा पानी भरा हुआ है? 2 साल से भर रहा है, जब तक सरपंच गई है। तो उसके बाद इसका समाधान कुछ नहीं? कोई ना करे। तो अधिकारियों से गुहार लगाई आप लोगों ने? सबने लगाई, ट्रॉली भर के गई, फिर समाधान कुछ हुआ? कोई ना करे। बस आ जाएंगे बस, ये इतना ही के। भैया समस्या काफ़ी ज़्यादा फेस करनी है। बच्चों को स्कूल से परेशान आना जाना, मान लो घर पे फैमिली में कोई मेंबर नहीं हो तो बच्चों कैसे स्कूल अंदर जाएंगे? बीमारियां फैल रही हैं,
बहुत ज़्यादा डेंगू की समस्या हो रही है। घर में अंदर पानी के जाना पड़ रहा है बिल्कुल। हमने घर का देखोगे तो ईंटों से पानी रोक रखा अपने घर का। ये मेरा ही घर है बिल्कुल, आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही है। अच्छा, अधिकारियों से मिले हैं इस बारे में, क्या कुछ आश्वासन हुआ? बिल्कुल भाई, सब अधिकारियों से मिला हूँ मैं। अपने ही IMT चंदावली में ऑफिस में हुआ इनका, यहाँ जॉइंट कमिश्नर बैठते हैं उनसे भी मिला हुआ हूँ। उन्होंने भी आश्वासन दिया हम करवाएंगे। उन्होंने दे दिया ओल्ड फरीदाबाद जो एक्शन बैठते हैं उनके लिए बोल दिया कि वो एक्शन करेंगे आपका सॉल्यूशन। उन्होंने भी क्या करवा रहे हैं, पर होता कुछ नहीं है। फिर वहाँ चीफ इंजीनियर बैठते हैं नगर निगम फरीदाबाद, उनसे भी मिले, उन्होंने कहा करवा रहे हैं। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM के खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।